अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम सेल्फ मेडिकेशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू कि सेल्फ मेडिकेशन क्या है। अगर कोई भी दवाई आप डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं या डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाई उसी प्रिस्क्रिप्शन पर दोबारा खुद लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी को दवाई इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं, तो ये सब सेल्फ मेडिकेशन के ज़ुमरे में आता है। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत इनमें से एक है। एंटीबायोटिक का दरियाफ्त होना एक मौजज़े से कम नहीं था। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में बहुत सारे लोग इस वजह से मर गए क्योंकि एंटीबायोटिक्स नहीं थी और वूंड इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसके नुकसान होते हैं और एंटीबायोटिक्स हमारे मुल्क में ऐसे खाई जाती हैं अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मल्टी वाइटामिन्स हों। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और यही वजह है कि बैक्टीरिया ने अपने आप को बदल लिया है। वो एंटीबायोटिक्स जो कि पहले इन पर असरअंदाज होती थी अब इन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ असर नहीं रखती। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हस्पतालों में तवील क़याम, इसके साथ साथ इलाज के अखराजात में इजाफे और सम केसेस में इवन अमवात का सबब है। इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाद अली खान जो कि वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद के। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, कई सालों का इनका एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर शहजाद के साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर फार्मासिस्ट सरदार शबीर अहमद साहब जो कि चीफ ड्रग इंस्पेक्टर इस्लामाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी डॉक्टर शहजाद, प्रोग्राम का स्टार्ट मैं आपसे करना चाहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे, सेल्फ मेडिकेशन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? और ये भी बताइएगा कि हमारे मुल्क में कई लोग अपनी जानों की बाजी हार देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो खुद अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर रहे होते हैं या फिर ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है बहुत अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं और पिछले कुछ अरसे में इसके ऊपर काफ़ी अवेयरनेस भी क्रिएट की गई है। सेल्फ मेडिकेशन ये है कि जब भी कोई किसी किस्म की जिस्मानी या दिमागी कोई तकलीफ़ हुई किसी शख्स को तो उसने अपनी मर्ज़ी से जाके दुकान से कुछ चीज़ ख़रीद ली या उसके पास घर में हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास मुख्तलिफ़ मरीज़ों की दवाइयाँ पड़ी होती हैं, उनसे ले ली। या फिर हर एक बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान में हर ख़ानदान में एक आध कोई डॉक्टर ज़रूर होता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। वो जो है वो पूरे ख़ानदान की अपने ही हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहा होता है जो कि एक्चुअल डॉक्टर नहीं होता। मैं मजाक कर रहा हूँ। फुल कॉन्फिडेंस के साथ दवाइयाँ बता रहा होता है। वो बता रहा होता है और वो लोगों को डॉक्टरों के नुस्खों में से भी गलतियाँ निकाल के बता रहा होता है। और ये बड़ा आम है कि यार तुम उसके पास ना जाओ, उसके पास ना जाओ। तो सेल्फ मेडिकेशन बड़ा सिंपल है कि आपने बगैर किसी एक्सपर्ट के, बगैर किसी मुस्तनद, अब देखें मुस्तनद का मतलब ये हुआ जिस चीज़ का है ना उस चीज़ का डॉक्टर। एक जीपी है जो नॉर्मली तमाम बीमारियों को मैनेज करता है हमारे यहाँ पे, लेकिन वो भी आजकल बड़े जैसे कहते हैं ना एडवांस तरक्की हो गई है हमारे हेल्थ में, वो भी रेफर करते हैं और प्रॉपर किसी जगह पे भेजते हैं स्पेशलिस्ट के पास। तो बगैर स्पेशलिस्ट के, बगैर जीपी को दिखाए अपनी मर्जी। और आपने एक बड़ी मज़े की बात की इंट्रो में, थोड़ा सा मैं उसको तस्हीह कर दूं कि एंटीबायोटिक उस तरह से नहीं खाई जाती जैसे विटामिन खाई जाती है। विटामिन जितनी खानी चाहिए ना उतनी विटामिन भी नहीं खा रहे, एंटीबायोटिक ज्यादा खा रहे हैं, एंटीबायोटिक उससे भी ज्यादा खा रहे हैं। हमारे यहाँ मल्टीविटामिन एक खास एक एलीट क्लास है, एक एलीट क्लास है जो जरा हेल्थ कॉन्शियस है, वो तो विटामिन को भी ओवर यूज कर रहे हैं। लेकिन एंटीबायोटिक आम आदमी जो है वो तो इस तरह खा रहा है जबकि उसको न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए। उसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, बल्कि ये तो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान, बहुत बड़ा मसला है। जी सरदार साहब, आप ये बताइएगा कि डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है अक्सर डॉक्टरों को खुद भी समझ में नहीं आती, फिर जब फार्मेसी पे ले जाई जाती है तो वहाँ पर खड़ा हुआ शख्स जो होता है वो कोई भी दवाई थमा देता है अगर वो फार्मासिस्ट ना हो। तो प्रिस्क्रिप्शन एरर जो है वो किस कदर डेंजरस हो सकता है? और बाहर के ममालिक में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शंस यूज़ होती हैं जिसमें बहुत क्लियरली दवाई का नाम भी लिखा होता है, डोजेज भी लिखी होती है और कितनी देनी है ये भी लिखा हुआ होता है। तो इसके मुतालिक क्या किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। पहले तो मैं पीटीवी का शुक्रगुजार हूँ कि पब्लिक हेल्थ के कंटेक्स्ट में एक इंतहाई आम इशू है और एक बहुत बिगेस्ट हेल्थ पब्लिक हेल्थ का चैलेंज है AMR जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। उस कंटेक्स्ट में आज आपने जो है उसको मौजूद बहस बनाया।
देखें प्रिस्क्रिप्शंस के हवाले से जैसे पहले भी डॉक्टर साहब ने भी बात की और आपने भी कि सेल्फ मेडिकेशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुकी है और एक बहुत बड़ा इशू है जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है टुवर्ड्स AMR। और जहाँ तक प्रिस्क्रिप्शंस की बात है, देखें प्रिस्क्रिप्शंस एरर का अपनी जगह पे होना वो भी एक फैक्टर मौजूद है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शंस का इरेशनल होना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर हम बात नहीं करते। हम ज़्यादातर जो है वो डिस्कशन करते हैं जी कि OTC के तौर पे ड्रग का लेना, जो ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है, वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को, कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि हर घर में किसी न किसी फॉर्म में एक डॉक्टर जो है वो मौजूद है और लोगों का जो है वो अपनी जो सेल्फ डायग्नोज्ड और सेल्फ रिकग्नाइज्ड इलनेस और सिम्टम्स की बेस पे खुद ही दवाइयों का प्रिस्क्राइब करना, और न सिर्फ अपनी हद तक प्रिस्क्राइब करना बल्कि अपने रिलेटिव्स में भी और फैमिली मेम्बर्स को भी प्रिस्क्राइब करना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ज़ाहिर है OTC ड्रग्स की सेल के बिहाइंड कुछ फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर मेरे ख्याल में ज़रूर बात होनी चाहिए। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि क्या इस मुल्क में सफिशेंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स या हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अवेलेबल है। 22 करोड़ आवाम के लिए 2 लाख से कम डॉक्टर्स का अवेलेबल होना, ये आई थिंक एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को उस तरह एक्सेस नहीं मिलती मेडिकल सुपरविजन या मेडिकल गाइडेंस लेने के लिए। फिर जो हमारे सरकारी अस्पतालों में जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि लोग जाते हैं और डॉक्टर्स के पास इतनी ओवरबर्डन है वो कि कितना वो टाइम दे पाते हैं एक मरीज़ को कि वो प्रॉपरली डायग्नोज भी कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक रैशनल प्रिस्क्रिप्शन और जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक जिसको हम कहते हैं उसको इंश्योर कर सकें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि फिर मरीज को उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो पेशेंट काउंसलिंग का एक जो कंसेप्ट है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर प्रॉपर टाइम ले, एक्सप्लेन करे, और फार्मासिस्ट का भी इसमें अब उसमें मैं रोल जी बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फैक्टर्स की बिहाइंड अगर हम उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करें तो सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट जो अलार्मिंग इशू वो ये है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर फार्मासिस्ट का रोल मिसिंग है। बिल्कुल, उस रोल को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हिच इज मिसिंग। देखें उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि हर बंदे के पास जो है ना वो बड़ी इजी एक्सेस होती है जो उसकी लोकेलिटी में फार्मेसी है। डॉक्टर्स के पास उसकी एक्सेस इतनी इजी नहीं है। अब जब वो फार्मेसी पे जाए और वहाँ पे अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल हो तो वो उसको एंटीबायोटिक अगर प्रिस्क्राइब भी है तो उसको अगर प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग करें कि ये एंटीबायोटिक आपने इतनी देर के लिए, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, फार्मेसी पे एक बंदा जाता है और वो पहले उसकी कास्ट पूछता है और वो अगर देखता है कि यार ये मेरी कास्ट जो रेंज है उससे बाहर है, वो कहता है जी मुझे एक सेफ एग्जाम दे दें, एक कैप्सूल दे दें, 2 गोलियां दे दें, 2 दिन खाएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी इम्पैक्ट क्या है इन द लॉन्ग रन वो उसके ज़हन में नहीं आता कि वो कितना उसके लिए जो है वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए सब थेरेप्यूटिक डोज का लेना और उसके जो रेजिमेंट को पूरा ना करना और ड्यूरेशन का पूरा ना करना कितना इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक फार्मासिस्ट की जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है और उसके रोल को हमें एनहांस करना चाहिए। जी डॉक्टर शहजाद, जिस तरह के सरदार ने कहा बचत का बड़ा हमारी कौम में रिवाज है, बार्गेनिंग का भी, अच्छा 5 देनी है 3 दे दो, मैं 3 खाकर ही ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने लिखी है 7 दिन की दवाई, पेशेंट 3 दिन बाद जब बेहतर फील करता है तो वो दवाई लेना रोक देता है, वो बकिया दवाई को संभाल कर रख लेता है। ये वो वाली बचत है जो कि नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं है। और आप ये भी बताइए कि अगर डॉक्टर ने 7 दिन की दवाई लिखी है तो उसके लिखने का कोई मकसद है? आपने बैक्टीरिया को ऐसे छोड़ दिया कि ना वो मरे हुए हैं ना वो जिंदा है, ठीक है, बट दे आर स्टिल इन योर बॉडी, तो इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह सेल्फ मेडिकेशन एक मसला है, इसी तरह इनकरेक्ट और बहुत ही इनकम्प्लीट कोर्स करना ये भी एक मसला है। फीवर उतर गया, पेन ठीक हो गया तो उन्होंने कहा जी बस बीमारी ठीक हो गई है और उन्होंने वो दवाई इस्तेमाल करना छोड़ दी। उस वक्त कहते हैं कि ये तो नुकसानदेह है। हाँ, उसके अंदर ये है कि वो 2 दिन या 3 दिन करके, और कुछ तो उसका नुकसान जिस तरह आपने पहले बताया कि वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको थोड़ा सा स्टिमुलस मिल चुका होता है उस मेडिसिन का, और एक तरह से वो उस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी डेवलप कर जाते हैं। दूसरा जो उसका इन्फेक्शन है वो एक थोड़ी सी फॉर्म में रह जाती है और कल को क्रॉनिक या बहुत ख़तरनाक फॉर्म में वो इन्फेक्शन बढ़ जाती है। तो ये डॉक्टर के साथ, और जो इन्होंने कहा उसका बहुत सारा मेरे हिसाब से कसूर जो है वो डॉक्टर्स का भी है, जो नुस्खा लिखते हुए पूरी तरह से कम्युनिकेट भी नहीं करते। तो अगर ये कम्युनिकेशन ठीक हो डॉक्टर की और फिर पेशेंट गलती करे तो फिर तो डेफिनेटली पेशेंट पे आता है। लेकिन शायद उन्होंने कहा टाइम ही नहीं है, पेशेंट 200, 300 पेशेंट एक दिन में आप देख रहे हैं, लोड बहुत ज्यादा है ओपीडीज पर। कैसे आप हर पेशेंट को समझा सकते हैं? ये बताइएगा कि कोडीन सिरप जो है एंटी एलर्जिक्स बहुत सारे लोग सोने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने अक्सर वालिदैन को देखा है कि ट्रैवल करते वक्त वो कहेंगे जी
फैल्कोडिन सिर्फ बच्चे को दे दें, फेनरगन दे दें, ताकि बच्चा आराम से सोता रहे सफर के दौरान? ये किस कदर ये बड़ी dangerous खतरनाक है? चीज़ है। बच्चों के अंदर उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको बहुत अफेक्ट करती है। तो जब भी आप कोई सेडेटिव देंगे, और चाहे वो नेचुरल रेमेडी कोई आप यूज़ करें, उसके लिए देसी भी बहुत कुछ है, और या ये एलोपैथिक मेडिसिन में से लें आप सेडेटिव्स। बच्चा ज़्यादा रो रहा है, उसको सुलाने की दवाई दे दी, बच्चा तंग कर रहा है, उसको सुलाने इशू की एड्रेस दवाई करने दे की दी। बजाय आप उसको सुला दें, तो ये बड़ा कॉमन है। पूरी कौम को सुला दें। एग्जैक्टली। और उसका ये है कि फिर जो ब्रेन डेवलपमेंट है और उसकी जो अपनी ग्रोथ है उस पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। ये एक बड़ा मसला है। ये नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जी सरदार साहब, ये जो फार्म डी की डिग्री है, ये बहुत केसेस में देखा गया है कि बेच दी जाती है, कैटेगरी लेने के लिए की जाती है, और फार्मेसीज इसके नाम पर ओपन कर दी जाती हैं, और वहाँ पे फार्मासिस्ट जिसकी डिग्री होती है वो खुद मौजूद नहीं होता है, और बाकी लोग, इवन बच्चे, अगर एक 12 साल का बच्चा बैठा दुकान पर दवाई डिस्पेंस कर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, दवाई सही तरीके से डिस्पेंस हो सकेगी? ऐसा क्यों है? हमारे ये रवैये कैसे बदलेंगे? बिल्कुल दुरुस्त आपने पॉइंट आउट किया जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फार्मेसी की डिग्री का बिकना इशू नहीं है। मैं अपने प्रैक्टिकल जो हमारा ऑफिशियल जो ड्यूटीज़ हैं उसमें हमने बहुत सारे क्लिनिक्स विजिट किए जहाँ पे क्वैक बैठा होगा लेकिन डॉक्टर साहब की डिग्री बिकी हुई वहाँ पे लगी होगी। सो ये ओवरऑल हमारा अलमिया है कि हम बेसिकली हेल्थ को जो है वो हेल्थ और एजुकेशन को हमने बेसिकली बिजनेस के तौर पे लिया हुआ है। जब तक हमारी मेंटालिटी और हमारी अप्रोच इस चीज़ के हवाले से चेंज नहीं होगी कि हेल्थ को हम बिजनेस से और कमर्शियल एक्टिविटी से ज़्यादा जो है ह्यूमन सर्विस के तौर पे और पब्लिक सर्विस के तौर पे जब तक नहीं लेंगे, तो मेरे ख्याल में हमारे इश्यूज़ जो हैं वो इस तरह से रिजॉल्व नहीं होंगे। बिल्कुल बात ठीक है कि अगर एक फार्मासिस्ट जो है उसने एक फार्मेसी के ऊपर लाइसेंस लिया हुआ है और प्रैक्टिकली वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, और वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है वो ना सिर्फ इलीगल है बल्कि दैट आल्सो पोजेज हाईएस्ट रिस्क टू द पब्लिक हेल्थ। कि कोई भी आप प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके ऊपर कोई प्रिस्क्रिप्शन एरर भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रिस्क्रिप्शन एरर नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो आप प्रिस्क्रिप्शन की डिस्पेंसिंग है उसके अंदर कोई गलत दवाई जो है वो आप किसी को भी दे सकते हैं जिसके कोई भी नुकसानात हो सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में बिल्कुल हमारा कानून तो वैसे बड़ा क्लियर है, क्योंकि कोई भी फार्मेसी या कोई भी रिटेल सेल आउटलेट जो है वो बगैर फार्मासिस्ट की सुपरविजन के नहीं ऑपरेट कर सकता। कानून तो हमारा यही है, बट अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, और अगेन फिर यहाँ भी ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज हैं कि इस मुल्क में पूरे इस वक्त जो है ना वो फार्मासिस्ट जो है वो 47,000 फार्मासिस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जबकि आपके जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो 70,000 आउटलेट्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी इर्रेशनल चीज़ें हैं, कानून के अंदर भी सिकम मौजूद हैं, उनको भी दूर करने की ज़रूरत है, और जहाँ पे कानून ठीक है उसके अंदर फिर हमें इम्प्लीमेंटेशन का जो एरिया है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डॉक्टर शहजाद, क्या हम बीइंग डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्योंकि देखिए, जहाँ पर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देनी होती है वहाँ पर थर्ड लाइन पे हम जंप कर जाते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस देखने में आ रही है। मैंने पाकिस्तान में आकर ये चीज़ देखी कि फर्स्ट लाइन को छोड़कर, नहीं जी ये तो वर्क ही नहीं करती है, आप डायरेक्ट जिस चीज को होलेल से मारना है उसको तोप से मारा जा रहा है। तो बीइंग डॉक्टर्स हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं? उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, उनकी ट्रेनिंग होती है टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जब वो हाउस जॉब करते हैं। मेडिकल कॉलेज भी अटैच्ड है टर्शरी केयर हॉस्पिटल के साथ। हमारे यहाँ पे प्राइमरी केयर का और रूरल मेडिसिन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इस दफ़ा कुछ थोड़ी बहुत इस पे बात हुई है, CPSP ने भी की है और हमने भी इसमें बात की है स्ट्रेटजी में कि कुछ अर्सा डॉक्टर्स को, जिस तरह पहले भी आपने सुना होगा कि 2 साल की रोटेशन, और लेकिन वो सुपरवाइज नहीं है। तो जब आपका डॉक्टर ट्रेनिंग ही सारी की सारी एजुकेशन टर्शरी में लेगा, उसने CT स्कैन MRI ही लिखना है, हर जगह जहाँ भी बैठेगा वो यही लिखेगा, और दवाइयाँ भी उसने वो यूज़ करनी है जो टर्शरी केयर में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है प्राइमरी केयर की। हमारे पास पब्लिक हेल्थ में स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, उनको प्राइमरी केयर का कुछ खास अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि वो टर्शरी केयर में ट्रेनिंग को लेके आए होते हैं। सो हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस, हमारे नर्सिंग स्कूल्स जो हैं, उनका अटैचमेंट एक हाई लेवल फैसिलिटी के साथ है। दे हैव नो एक्सपीरियंस किसी किस्म का कि रूरल मेडिसिन क्या है, प्राइमरी केयर क्या है। और आपने खुद कहा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, वो जिस जगह पे हाउस जॉब कर रहे होते हैं ना, या जिस जगह ट्रेनिंग लेते हैं 4th ईयर फाइनल ईयर में, वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं और सारे रेफर होके आए हुए होते हैं। अच्छा, अब इनको ट्रेनिंग मिल जाती है सारी वही हाई स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स किस्म की। दे डोंट नो कि जी फर्स्ट लाइन में उन्होंने कभी ज़िंदगी में, बल्कि मैंने तो कई लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने जब पोस्टिंग हुई तो BHU पहली बार देखा। तो ये जो हमारा एक थोड़ा सा एजुकेशन का सिस्टम है, मेडिकल एजुकेशन, इसमें मेडिकल एजुकेशन का भी है, दूसरा ट्रेनिंग के बड़े इश्यूज हैं, तीसरा मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हल इसका ये है
जो कि शायद इस्लामाबाद में हम इसको शुरू भी कर रहे हैं कि डॉक्टरों को जब लगाएं ना आप किसी जगह भी पोस्टिंग करें तो उसके लिए एक बेसिक मेडिकल की ट्रेनिंग जिस तरह होती है ना, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करवाई जाए। वो जो डॉक्टर बन के आया है MBBS, वो आया है स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शियरी केयर फैसिलिटी में और एक मेडिकल कॉलेज से। सही। अगर उसको मेडिकल ऑफिसर लगाना है आपने BHU में, तो देयर हैज टू बी सम मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर दैट, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं सर, करती ये तो है। डॉक्टरों की बात हो गई, लेकिन अब जरा पेशेंट्स पे आ जाते हैं। जरा सी मैदे में जलन हुई, PPIs खा ली। रमजान में बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए, सहरी के बाद आ जाते थे, मैम पेट में दर्द हो रहा है, मतली आ रही है। फिर रोजा खोलने के बाद आ जाते थे, सहरी के टाइम और रोजा खोलने के बाद सारे ये पेशेंट्स होते थे, पेट में दर्द हो रहा है मैम। तो मैं उनको कहती थी कि आप लोग खाना खाने के बाद थोड़ा चल भी लिया करें, वो भी बहुत जरूरी। तो क्या डॉक्टर्स की बात तो हमने की, लेकिन क्या पेशेंट्स, लोग, कौम अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं रिस्क फैक्टर्स के। अपनी बात की आपने, ओवर ईटिंग इस बहुत बड़ा मसला है हमारे पास। मेल न्यूट्रिशन की, आप अभी पीछे आयरन डेफिशिएंसी की बात करी थी, मेल न्यूट्रिशन हमारी इस लेवल पे है कि एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन है सीवियर और एक तरफ ओवर न्यूट्रिशन है सीवियर किस्म की। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है, मैं आपको बताऊं कि 90% पाकिस्तानीज़ मुख्तलिफ सर्वेज में ये आया है कि दे डोंट डू एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, और वो सिर्फ खाते हैं। जब खा के आप सोएंगे या बैठ जाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली ब्लोटिंग होगी, और उसके लिए सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं। जब ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी को भी मैनेज करने की बजाय जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ना, उसको भी सेल्फ मेडिकेट करना है। तो सांस की तकलीफ हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है, मुझे वजन कम करने के लिए भी दवाई दे। हाँ, ये एक मसला है। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारे यहाँ, फ्रूट इंटेक, वेजिटेबल इंटेक बिल्कुल नहीं है, हाईली ऑयली चीज़ें खाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अवेयरनेस के अलावा थोड़ा सा एडवोकेसी की ज़रूरत है, रोल मॉडल्स हमें बनाने पड़ेंगे। सर, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि अवाम में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए। जी सरदार साहब, आप ये बताइएगा कि फार्मेसीज पर बहुत सारी ऐसी अद्वियात जो कि बिकनी नहीं चाहिए बिक रही हैं, मॉर्फिन मिल रही है, इसके अलावा स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। स्टीरॉइड्स को डबल एज्ड सोर्ड कहा जाता है, एक तरफ ये आपको फ़ायदा कर रही है, दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, आपकी बोन्स ख़त्म हो रही हैं और बहुत सारे चेंजेस आपके बॉडी में आ रहे हैं। मैंने लोगों को ये दवाइयाँ बेचते हुए, कांपते हुए, हाथों से काटते हुए खुद देखा है। छापे क्यों नहीं पड़ रहे? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पहले तो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं डॉक्टर साहब की इजाज़त से उस पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो डॉक्टर्स के हवाले से आपका क्वेश्चन था। मेरे ख्याल में हॉस्पिटल्स के अंदर जो AMR के कंटेक्स्ट में हमें डॉक्टर साहब के तावन से और जो भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपका एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स है ना, और हर अस्पताल में ये आपको शुरू करवाना पड़ेगा, और आपको एंटीबायोग्राम्स जो हैं हॉस्पिटल के अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। सेकेंडली, इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल के मेजर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल्स में बड़े इग्नोर हो रहे हैं। तो इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ को बूस्ट करना पड़ेगा और एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम आप शुरू करवाएं ताकि जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक को आप इंश्योर कर सकें अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। अब आपका क्वेश्चन जो फार्मेसीज के अंदर आ गया, टू सम एक्सटेंट आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू। इस्लामाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने लास्ट 2-3 ईयर्स में इतनी स्ट्रिक्टनेस की है कि कोई भी साइकोट्रॉपिक ड्रग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में कोई भी बंदा बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कहीं से भी जो है वो नहीं ले सकता। इस हद तक हमने कंट्रोल किया, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज ये था कि साइकोट्रॉपिक्स जो हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं, वो बड़ी इजीली आपको पता है इस मुल्क में वो भी मिल जाती हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। तो इस्लामाबाद में हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर उसको कंट्रोल किया है। अभी जो हमारा प्लान है कि सेकंड फेज़ के अंदर हमने एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक करना है उसके साथ, और हमने इस सिलसिले में लास्ट ईयर नोटिफिकेशन भी किया था। जी इंशाल्लाह नोटिफिकेशन भी हम इस सिलसिले में कर चुके हैं, तमाम फार्मेसीज को हमने डायरेक्टिव्स भी। लेकिन लाजमी बात है कि आप जब एक ऐसी चीज़ को जो ओवर द ईयर्स एक चल रही है और गलत ही चल रही है, लेकिन हमारे लिए वो एक प्रैक्टिस बन जाती है, और जब आप फिर चेंज करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस तो आती है, और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ इसमें फार्मेसी ओनर्स ही नहीं है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है। डॉक्टर्स के यहाँ हमारे यहाँ भी बड़े इशूज़ हैं कि प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपरली जनरेट भी नहीं होती इन सर्टन केसेस। एक तो डॉक्टर लिख रहा है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जनरेट नहीं हो रही, और वो फार्मेसी पे एक मरीज लेके जा रहा है। और हमारे सरकारी अस्पतालों में अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा है कि जाते जाते आप किसी भी पर्ची पे जो है वो किस लिख देते हैं दवाई जिसके ऊपर डॉक्टर का नाम नहीं है, प्रॉपरली वो स्टैम्प नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन के जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो उस तरह से नहीं हो रहे। सो हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके इंशाल्लाह इसको वेरी सून वी विल इम्प्लीमेंट इट, एटलीस्ट आप साइकोट्रॉपिक्स के बाद स्टीरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी फार्मेसी से सेल ना हो। और आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द ड्रास्टिक स्टेप कि हम कंटेनमेंट कर सकें AMR। क्वैक्स हैं
जो कि लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक हमारा एक और ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि डॉक्टर के पास गए हैं, कहेंगे डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक लिख दें, अगर डॉक्टर ने नहीं लिखी तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। हम डॉक्टर को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितनी दवाइयां लिख रहा है, विच इज़ वेरी बैड। तो इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों के एटीट्यूड कैसे हम चेंज कर सकते हैं? बनाए गए हैं एटीट्यूड, ये बना दिए गए और क्वैक्स वो स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा देता है, भी और डॉक्टर्स ने भी, और उससे आराम आ जाता है। वो कहते हैं यार ये तो डॉक्टर से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, कुछ डॉक्टर्स ने भी और क्वैक्स ने भी, अभी तो डॉक्टर्स भी कई ऐसे हैं जो क्वैकरी बहुत बढ़ के क्वैकरी कर रहे हैं, सिर्फ मरीज को सेटिस्फाई करने के लिए, इसी बात के लिए कि नंबर ऑफ मेडिसिन लिख दी और इंजेक्शन खामखा लगाना है। इंजेक्शन लगाने के मल्टीपल रीजंस हैं, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि फाइनेंशियल बेनिफिट सबसे ज़्यादा उनको इंजेक्शन में मिलता है और पेशेंट को इंटरवेंशन फील होती है कि मेरे ऊपर शायद एक बड़ा एक्शन किया गया है और बड़ा ज़बरदस्त इलाज किया गया, चाहे वो इंजेक्शन किसी भी चीज़ का हो। जो अभी आप बात कर रहे थे, मल्टीपल, इन्होंने सरदार साहब ने वर्ड यूज़ किया, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं। तो जब आप ये बात करें तो इसमें एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की और गाइडलाइंस रैशनल प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस करने के लिए, और मार्केटिंग एथिक्स के ऊपर एक कानून बना दिया है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के फेज में हम जा रहे हैं। उसमें ये बहुत सारी चीजें जो हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। मैं खुद उस कमेटी में था। आपने जो डॉक्टर्स की एजुकेशन की बात की, अब विडॉल टेस्ट जो है ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग वो लिख रहे हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है, उसकी बेसिस पे सिप्रो दे दी जाती है, बिल्कुल, और सिप्रो की रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा देखी जा रही है। आपने देखा नहीं, एजिथ्रोमाइसिन हर किसी, तो इसका मतलब है कि डॉक्टरों पर भी छापे पड़ने चाहिए। बिल्कुल, ये प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत सीरियस कंसर्न हैं। काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो ये प्रूव करती हैं पाकिस्तान के बारे में कि काफ़ी जो स्टीवर्डशिप है एंटीबायोटिक्स की और प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस का रैशनल होना, रैशनल प्रिस्क्रिप्शन वो नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, नंबर वन। फिर ये जिस तरह इन्होंने कहा इस्लामाबाद की हद तक तो ये रेगुलेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन पेरिफेरी के डिस्ट्रिक्ट्स में आप खुद सोचें, जब फार्मासिस्ट नहीं होगा या ड्रग इंस्पेक्टर कम होंगे, पूरे ज़िले के लिए एक होगा, तो आप देखें ना कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ी कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है। सरदार साहब, क्लोजिंग क्वेश्चन, आप मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम लोग किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि एक्सपायर्ड दवाइयाँ ना बेची जाएं? एक बात। दूसरा, मैंने खुद देखा कि ठीक है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख दी, लेकिन जो लाने वाला है प्रिस्क्रिप्शन, क्या उसकी भी कोई एज लिमिट होनी चाहिए? मैंने खुद 9 साल के बच्चे को एसिफाइल सिरप खरीदते हुए देखा है अपनी आंखों से। डॉक्टर साहब, बेसिकली बात फिर घूम फिर के वही आती है कि फार्मासिस्ट की प्रेजेंस को हमें इंश्योर करना होगा। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट हमें बढ़ाने पड़ेंगे, जो हमारी पॉपुलेशन जो रेशो रिक्वायर्ड है एचआर के कंटेक्स्ट में, उतने फार्मासिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। फार्मेसिस्ट के ऊपर उनकी प्रेजेंस को इंश्योर करना पड़ेगा। हमें डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है इस कंटेक्स्ट में कि वो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग जो है ना वो एंटीबायोटिक्स की करें। हमें अपने लॉज को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें इम्प्लीमेंटेशन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपने हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर भी चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं सिर्फ जस्ट 1-2 फिगर्स आपके, इस मुल्क में लास्ट 1 ईयर में क्लेथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्राइक्सोन 2.5 लाख किलो इंपोर्ट होके आई है। अलार्मिंग फिगर्स हैं। और आपकी जो टॉप 10 सेलिंग ब्रांड्स हैं इस मुल्क में, उसके अंदर 4 एंटीबायोटिक्स आ रही हैं। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड नहीं है, सबके खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन डेफिनेटली चीजें इंप्रूव हो रही हैं और इंशाल्लाह। क्लोजिंग रिमार्क्स, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मेरे ख्याल में सबसे बेहतर यही है कि अपनी सेहत पे तवज्जो देने के लिए दवाइयों की तरफ मत देखें। जब तक किसी मुस्तनद शख्स ने, स्पेशलिस्ट ने या प्रॉपर जो उसको कहते हैं ना डॉक्टर ने, जब तक आपको या आपका जो मॉलेज है उसने आपको कोई दवाई तजवीज़ नहीं की, तो वो इस्तेमाल ना करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा के, खुराक अपनी बेहतर करके और काफ़ी सारी जो नेचुरल तरीके से ज़िंदगी गुजार के बहुत सारी बीमारियों से भी जान छुड़ाई जा सकती है और फिर दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जितनी ज़्यादा दवाई इस्तेमाल करेंगे उतना। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने सेल्फ मेडिकेशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से गुफ्तगू की। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि हम जो भी खाते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। सो जो भी दवाई आप खा रहे हैं दैट इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ यू, इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। और ये जो बचत है ओवरऑल हम करना चाहते हैं, दवाइयों के मामले में मत कीजिए। डॉक्टर ने 7 दिन की दवाई लिखी है, प्लीज़ उसे पूरा इस्तेमाल कीजिए। ये बचत नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं है। सेकंड पॉइंट, जो हमारे फैमिली में एक शख्स ऐसा है,
अपने आप को डॉक्टर समझता है उसकी तजवीज़ पर अमल बिल्कुल मत कीजिए। ये नीम हकीम खतरा जान है, इससे दूर रहिए। तीसरा पॉइंट, गूगल। जी हाँ, गूगल पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है लेकिन इसका रिसोर्स आपको पता नहीं है। अगर डॉक्टर एक दवाई लिख रहा है तो उसके पीछे उसकी 5 साल की डिग्री और कई सालों की मेहनत और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उस पर एतबार कीजिए और डू नॉट जज अ डॉक्टर बाय द नंबर ऑफ मेडिसिन्स ही इज प्रिस्क्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।